गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा दोस्तों कि आज हम जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यानी जो टॉपिक है आपका, वो है दोस्तों आपका जनन तंत्र। यानी दोस्तों जनन तंत्र से संबंधित जितनी भी आपकी थ्योरी बनती है, जैसे कि मादा जनन तंत्र हुआ, नर जनन तंत्र हुआ, इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरी बनती है, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, वो सारी थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। सारे पॉइंट्सों को हम समझने वाले हैं कि मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं, नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और किस भाग का क्या काम है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन स्टूडेंटों से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों। अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाएं और दोस्तों नोट्स को डेली रिवाइज अवश्य किया करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। तो देखिए दोस्तों, बात करें हम मादा जनन तंत्र की, तो इसके जो भाग हैं वो है दोस्तों, एक वो आपका है डिंब वाहिनी, एक गर्भाशय जिसे दोस्तों हम बच्चादानी कहते हैं, एक अंडाशय यानी ओवेरी जो कि दो होती हैं, योनि और ग्रीवा, ये इसके भाग हैं। वहीं बात करें हम दोस्तों नर जनन तंत्र की, तो इसके क्या क्या भाग हैं दोस्तों, जैसे कि आपका है दोस्तों मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका, प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्र मार्ग, अधिवृषण, शिश्न, वृषण, अंडकोशी थैली, स्तंभनुतक, वीर्य पुटका, ये सभी इसके भाग होते हैं। बाकी यहाँ पर आप अलग से समझ सकते हैं कौन सा भाग क्या है दोस्तों, कौन सा क्या नहीं है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे हम वीडियो को देखते हैं दोस्तों, और एक एक करके सारे पार्टों को हम डिसाइड करते हैं और मतलब समझते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है और सारी चीज़ें नोट करनी है। तो चलिए दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे दोस्तों नर जनन तंत्र से। पहले हम नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मादा जनन तंत्र। तो चलिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड ये हमारी क्लासें जो हैं दोस्तों चल रही हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके लिए कराई जा रही है, जिसमें जो दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा इस साइंस के सिलेबस में पूरे में 25 में से 25 का टारगेट रहेगा। और पूरा साइंस जो है दोस्तों यहाँ पर हम आपके लिए कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी के बेस्ड पर आधारित है, और जिसमें दोस्तों बायो फिजिक्स केमिस्ट्री हम आपके लिए चला रहे हैं, और प्रेजेंट में आपकी चल रही है दोस्तों बायो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी चीज़ें बेस्ट आपको देखने को मिलेंगी, थ्योरी बेस्ट मिलेगी। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं दोस्तों, टीचर जो है दोस्तों एक तो वो लाइव पढ़ाए, यानी दोस्तों वो हमें दिखे, और एक प्रायोरिटी देते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों बड़े चैनलों को। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, चाहे चैनल बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्रायोरिटी आपको देनी है दोस्तों केवल और केवल जो कंटेंट आपके लिए बेस्ट उपलब्ध करा रहा है उसको। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं आपके लिए कंटेंट करा रहा हूँ इससे बेस्ट कहीं कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, और ये मेरी गारंटी है दोस्तों, एक बार आप अगर इस कंटेंट को कंप्लीट कर लेते हो, इस साइंस को कंप्लीट कर लेते हो यहाँ से, तो कभी भी भविष्य में आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो बशर्ते दोस्तों चैनल को फॉलो करते रहना है, सारी चीज़ें देखनी है, थ्योरी बनानी है, थ्योरी कंप्लीट करनी है दोस्तों, नोट्स बनाने हैं, सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। अब चलिए दोस्तों, अब करते हैं हम नर जनन तंत्र को स्टार्ट। तो उससे पहले दोस्तों देखिए, जनन तंत्र से थोड़ा सा ओवरऑल ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसकी जो होती हैं, जो ज़्यादातर हर जनन तंत्र की जो है हर जनन तंत्र से रिलेटेड होती है। तो ओवरव्यू हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका जनन तंत्र।
अब जनन तंत्र कहते किसे हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों जनन। यही जनन होता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में जो क्रियाएं होती हैं उस पूरी चीज को कहते हैं, उन पूरी क्रियाओं के समूह को कहते हैं हम दोस्तों जनन तंत्र। तो देखिए दोस्तों, हर सजीव, कोई भी सजीव हो, वह अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दोस्तों जनन करते हैं। और जनन आपका होता है दो प्रकार का, एक तो लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दोस्तों अलग अलग लिंगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि नर और मादा होते हैं उस प्रकार से, यानी दो पृथक लिंगों की आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती, केवल एक ही लिंग से जो है दोस्तों आपका जनन हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका अलैंगिक जनन। और दोस्तों आपको याद रखना है कि मानव जो है ना, एक प्रकार का लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, जिसे दोस्तों हम एक लिंगी कहते हैं। लैंगिक जनन जो है दोस्तों प्रथम लिंगों पर, यानी एक दोनों जो लिंग होते हैं वो पृथक होते हैं, अलग अलग लिंग होते हैं, जैसे नर ये अलग होता है, मादा अलग। तो इसी कारण इन्हें दोस्तों हम एक लिंगी जो है कहते हैं, अर्थात इस पर नर और मादा पृथक रूप में पाए जाते हैं, इन पृथक शरीर पर जो है पाए जाते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों देखिए, मानव में जो नर होता है, नर में जो लैंगिक विकास होता है दोस्तों वो होता है 15 से 16 वर्ष की उम्र में, जबकि मादा में 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो ये विकास जो है होने लगता है, यानी लैंगिक विकास के जो है लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। और महिला में लैंगिक परिपक्वता का संकेत जो है दोस्तों मासिक चक्र से माना जाता है। और मासिक चक्र यानी जिसे हम दोस्तों रज चक्र भी कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, तो उस शुरुआत को कहते हैं हम दोस्तों मीनार्क। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कि 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो है दोस्तों इसकी शुरुआत हो जाती है मासिक चक्र की, जिसे हम दोस्तों हम रजो दर्शन भी कहते हैं। इसकी समाप्ति को कहते हैं दोस्तों रज चक्र, यानी दोस्तों मीनोपोज, जो कि कब होती है दोस्तों 45 से 50 की उम्र में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक महिला मीनार्क से मीनोपोज के मध्य जनन के लिए सक्षम होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों, नोट भी करी होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम एक एक करके नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के सारे संपूर्ण भागों को हम समझने वाले हैं आगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नर जनन तंत्र से। तो देखिए दोस्तों कि नर जनन तंत्र जो होता है आपका, ये नर यानी जो मानव होता है, मानव में दोस्तों एक मादा होता है, यानी एक पुरुष होता है, एक महिला होती है। तो पुरुष के जितने भी जो जननांग होता है उसके जितने भी पार्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं डायग्राम के हिसाब से सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी, तो ही आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखिए दोस्तों, नर जनन तंत्र में आपको याद रखना है दोस्तों, ये यहाँ पर जो आपका मूत्राशय होता है, ये मूत्राशय होता है, और इससे ये दो नलिकाएं जो ऊपर की ओर निकली हुई हैं इन्हें कहते हैं दोस्तों हम मूत्रवाहिनी। ठीक है दोस्तों। और ये सीधा मूत्राशय से जो है मूत्र जो है दोस्तों, ये मूत्र नलिका है, जिसके द्वारा मूत्र जो है बाहर जो है उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, ये पूरा हमारा जो है दोस्तों जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र। तो ये होता है दोस्तों आपका वृषण, ये वाला वृषण होता है। वृषण के ऊपर ही जो आपका जे आकार का जो ये आपको दिखाई दे रहा है भाग, इसे कहते हैं दोस्तों अधिवृषण। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा आपका अधिवृषण। तो ये आपका वृषण जो है, यहाँ से जो ये नलिका निकलती है दोस्तों ये वाली, तो इस नलिका के यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपकी दोस्तों मूत्र नलिका है, इसके जस्ट पीछे पीला वाला भाग जो दिखाई दे रहा है यह है दोस्तों आपका प्रोटेस्ट ग्रंथि। और इसी से पीछे जस्ट टच में होती है दोस्तों आपकी क्या, वीर्य पुटका, जो आपकी ये है ना दोस्तों अंडकोश की थैली, ये तो अंडकोश की थैली है। और ये जो है दोस्तों शुक्रवाहिका, इसे दोस्तों हम शुक्रवाहिका कहते हैं। जो नली होती है ना ये वाली, इसे कहते हैं दोस्तों शुक्रवाहिका। और शुक्रवाहिका के जब हम प्रोटेस्ट ग्रंथि के पास में जाते हैं तो दोस्तों जस्ट पहले ही आपको पड़ता है वीर्य पुटक। ये होता है दोस्तों वीर्य पुटक, जो कि दो होते हैं दोस्तों, एक इधर साइड में एक इधर साइड में। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मूत्रमार्ग, मैंने आपके लिए बता दी वीर्य पुटक, ये प्रोटेस्ट ग्रंथि है, जस्ट मूत्र नलिका जो होती है तो जस्ट पीछे होती है। और ये होता है दोस्तों मूत्र मार्ग पूरा का पूरा।
ये मूत्र मार्ग होता है, और ये सेशन होता है आपका, ये अंडकोश की थैली होती है, और ये स्तंभन ऊतक होते हैं दोस्तों, ये वाले ये स्तंभन ऊतक होते हैं। ये स्तंभन यानी दोस्तों एक प्रकार से जो आपकी मूत्र नलिका होती है इसके प्रोटेक्ट का कार्य करते हैं दोस्तों, यानी दोस्तों दीवार का कार्य करते हैं। अगर आपको इस प्रकार से समझ में ना आया हो तो आप इस प्रकार से भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है दोस्तों आपका नर जनन तंत्र। और इसके सारे पार्टों को हम आगे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों थ्योरी के रूप में। तो चलिए दोस्तों एक एक पार्ट को हम पढ़ते हैं और नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जितने पार्ट मैंने आपको बताए हैं नर जनन तंत्र के, इनका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अगर आपको दूं तो देखिए दोस्तों, प्रमुख जनन ग्रंथि या जननांग जो होता है आपका इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है दोस्तों वृषण, जो कि वन पेयर यानी दो वृषण पाए जाते हैं। और ये इनका कार्य क्या है दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण स्थल इन्हें कहा जाता है। सहायक जननांग की बात करें तो अधिवृषण होता है और शुक्राशय होता है। सहायक जनन ग्रंथि की बात करें तो ये दोस्तों प्रोटेस्ट ग्रंथि है, जो कि अखरोट के आकार की होती है, और दो होती हैं ये। एक ग्रंथि होती है दोस्तों आपकी बैल्वो यूरेथ्रम या काउफर ग्रंथि। आगे बात करें दोस्तों, अगला है आपका शुक्रवाहिनी। तो शुक्राणुओं को जनन मार्ग में लाने की जो नलिका होती है वो होती है दोस्तों शुक्रवाहिनी। वहीं आगे बात करें दोस्तों बाह्य जननांग, तो ये आपका सेशन यानी दोस्तों पेनिस होता है। तो इन्हें हम डिटेल में थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों वृषण से। यानी वृषण क्या है, वो यानी दोस्तों वृषण के बारे में सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि दो वृषण उदर गुहा के नीचे या वृषण कोश नामक आवरण में पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों आपका पॉइंट, वृषण कोश इस क्षेत्र के तापमान को जो है दोस्तों शरीर के तापमान से 2-3 डिग्री कम बनाए रखते हैं, जो कि शुक्राणु की वृद्धि और उनके विकास के लिए दोस्तों अनुकूल होता है। वहीं हम आगे देखें तो देखिए दोस्तों, प्रारंभ में वृषण जो है उदर गुहा के ऊपर होते हैं, जो बाद में नीचे आते हैं। प्रारंभ में कब दोस्तों, जब बच्चे का जन्म नहीं हो पाता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है उस समय। लेकिन कुछ बच्चों में वृषण उदर गुहा के ऊपर ही रह जाते हैं। जन्म के बाद की बात, अभी जन्म के बाद होता है जो कि कुछ बच्चों में वृषण जो है उदर गुहा के ऊपर ही रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को दोस्तों बंध्य या नपुंसक हम कह सकते हैं, और इन्हें दोस्तों क्रिप्टोर्चिड भी कहते हैं। वहीं हम अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक वृषण में 250 के लगभग दोस्तों कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों वृषण पालिया कहते हैं। और प्रत्येक वृषण पाली में 1 से लेकर 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, शुक्र जनन नलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, जो कि आपके लिए दोस्तों आगे देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, ये वृषण का पूरा जो है थ्योरी है दोस्तों। वहीं हम आगे देखें तो ये नलिकाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये कोशिकाएं कौन कौन सी हैं जो ये आपकी शुक्र नलिकाओं से संबंधित हैं। ये 2 प्रकार की कोशिकाएं तो कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये एक तो है दोस्तों आपकी जर्म कोशिका यानी शुक्र जनन कोशिका, या फिर दोस्तों स्पर्मेटोगोनिया इन्हें हम कह सकते हैं। एक होती है दोस्तों आपकी सर्टोली कोशिका। तो बात करें दोस्तों स्पर्मेटोगोनिया की, यानी दोस्तों जर्म कोशिका यानी शुक्र जनन कोशिकाओं की, तो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 परिपक्व शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमारी जो जर्म कोशिकाएं हैं, शुक्रजनन जो कोशिकाएं हैं, उनमें किस प्रकार का विभाजन जो है होता है, यानी किस प्रकार के विभाजन के द्वारा दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। वहीं बात करें हम दोस्तों सर्टोली कोशिका की, तो ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करनी है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, सर्टोली कोशिका जो है दोस्तों, इसके बारे में अगर आप आगे पढ़ें तो वृषणों में पाई जाने वाली लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं पुरुष जनन हार्मोन या पुंजन जैसे हम कहते हैं एंड्रोजन व टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति करती हैं। कौन सी कोशिकाएं दोस्तों, लीडिंग या अंतराली कोशिकाएं, जो कि वृषणों में ही पाई जाती हैं। या फिर दोस्तों हम इसे सीधा का सीधा सर्टोली कोशिका भी कह सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अधिवृषण की। तो अधिवृषण वृषणों के ऊपर पाए जाते हैं। अधिवृषण को शुक्राणु का सक्रियण स्थल कहते हैं।
अगला है दोस्तों आपका शुक्रवाहिनी। शुक्राणुओं को जनन मार्ग में पहुंचाने वाली जो नलिकाएं होती हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं हम शुक्रवाहिनी। इसका कार्य क्या है दोस्तों? यह शुक्राशय से आने वाली नलिका और मूत्राशय से आने वाली नलिका से मिलकर जो है बना होता है, जो कि शिश्न यानी शिश्न जो होता है उससे होकर ये गुजरती है शुक्रवाहिनी। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला, ये आपकी शुक्रवाहिनी है, ये वाली। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपका, अगला है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। तो शुक्राशय में दोस्तों द्रव बनता है जो वीर्य का भाग होता है, और वीर्य में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि फ्रक्टोज शर्करा, सिट्रेट और प्रोटीन है, और ये एक जोड़ी होते हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों हम प्रोटेस्ट व काउफर ग्रंथि की, जो तो मैं आपके लिए पीछे बताया था कि प्रोटेस्ट ग्रंथि है आपकी, ये वाली कहाँ है दोस्तों, ये वाली, ये आपकी प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है जो कि मूत्राशय जो नलिका होती है उसके जस्ट पीछे। तो चलिए दोस्तों प्रोटेस्ट ग्रंथि को हम समझते हैं। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो मूत्राशय के पास पाई जाती है। प्रोटेस्ट ग्रंथि के स्राव से वीर्य में फ्रक्टोज, कैल्शियम व कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। और अगली है दोस्तों आपकी प्रोटेस्ट ग्रंथि के बारे में आपको समझा दिया। बात करते हैं दोस्तों काउफर ग्रंथि की। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, और इसी का नाम है दोस्तों काउफर ग्रंथि। तो ग्रंथि, इस ग्रंथि के स्राव से दोस्तों मैथुन के दौरान शिश्न में लुब्रिकेशन या स्नेहन बना रहता है। और मानव में प्रोटेस्ट ग्रंथि एक जबकि काउफर ग्रंथि दो पाई जाती है, ये आपको याद रखनी है। तो प्रोटेस्ट ग्रंथि और काउफर ग्रंथि के बारे में मैंने आपके लिए समझा दिया है। बात करते हैं दोस्तों बाह्य जननांग शिश्न की। तो देखिए दोस्तों शिश्न का अग्र जो टोपिनुमा भाग है उसे कहते हैं हम दोस्तों शिश्न मुंड। और देखिए शिश्न में अरेक्टर पेशियां पाई जाती हैं जो कि उत्तेजना के समय शिश्न को जो है कठोर जो है बनाकर रखती हैं। और अगला पार्ट है दोस्तों नरजनन तंत्र का ही वीर्य, जो कि आपका अंतिम पार्ट है, शीमेन जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों वीर्य एक तरल क्षारीय पदार्थ होता है, यानी इसका पीएच मान 7.4 कहीं 7.6 आपको देखने को मिले, लगभग दोस्तों 7 से 8 के बीच में ये होता है। जिसका निर्माण दोस्तों शुक्राशय, शुक्र द्रव, प्रोटेस्ट द्रव और काउपर द्रव व शुक्राणु से मिलकर होता है। यानी शुक्र द्रव, प्रोटेस्ट द्रव, काउपर द्रव व शुक्राणुओं से मिलकर जो आपका बनता है वो बनता है दोस्तों वीर्य। वहीं हम दोस्तों वीर्य में अगर बात करें तो प्रति ml में दोस्तों 20 से 40 मिलियन शुक्राणु पाए जाते हैं। और वीर्य में दोस्तों फ्रक्टोज शर्करा, सिट्रिक अम्ल, कैल्शियम, ये सभी तत्व जो है दोस्तों पाए जाते हैं। बात करें दोस्तों वीर्य से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं। तो इन बीमारियों में सबसे पहली है दोस्तों आपकी, हम पढ़ें तो एलिगोस्पर्मिया। ये क्या है दोस्तों? वीर्य में प्रति ml 2 मिलियन से कम शुक्राणु होना, 2 मिलियन से कम शुक्राणु होना एलिगोस्पर्मिया कहलाता है। बात करें एजियोस्पर्मिया की, तो वीर्य में शुक्राणु का अनुपस्थित होना, यानी शुक्राणुओं का वीर्य में नहीं पाया जाना, एजियोस्पर्मिया कहलाता है। अगला है दोस्तों नेक्रोस्पर्मिया। तो वीर्य में अचल शुक्राणुओं का पाया जाना, यानी दोस्तों जो शुक्राणु हैं उनकी गति जो है नहीं होती है उनकी वीर्य में, यानी वो गति नहीं कर पाते हैं, और इसी बीमारी को कहते हैं दोस्तों हम नेक्रोस्पर्मिया। आगे बात करें दोस्तों हीमेटोस्पर्मिया। तो वीर्य के साथ जो रुधिर आता है उसे कहते हैं दोस्तों हम हीमेटोस्पर्मिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो आपका नर जनन तंत्र है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दिया, थ्योरी जो है मैंने दोस्तों आपके लिए कंप्लीट बता दी। ठीक है दोस्तों, अब आपका अगला है दोस्तों मादा जनन तंत्र। और दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, बेस्ट लग रही होगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों नर जनन तंत्र मैंने आपके लिए ख़त्म करवा दिया। बात करते हैं दोस्तों मादा जनन तंत्र की। तो इसके कुछ, ये आपका मादा जनन तंत्र है, इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ये होता है दोस्तों आपकी अंडवाहिनी, ये आपका होता है दोस्तों गर्भाशय जिसे हम बच्चादानी बोलते हैं, ये अंडाशय यानी ओवेरी होता है ये वाला, ये आपकी सर्विक्स यानी ग्रीवा होती है, और ये आपकी योनि यानी दोस्तों वेजाइना कहते हैं जिसे। तो ये इसके पार्ट हैं।
अब इन्हें ही हम आगे दोस्तों थ्योरी के रूप में समझने वाले हैं, तो इनका कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो मादा जनन तंत्र निम्न भागों का बना होता है, जैसे कि अंडाशय। ये दोस्तों दो होते हैं अंडाशय। एक देखिए दोस्तों, ये रहे आपके, ये अंडाशय ही है, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, तो दो हुए। जो कि अंडाशय जो है दोस्तों अंडाणु का निर्माण करते हैं। बात करें दोस्तों अंडवाहिनी की, तो निषेचन स्थल इसे हम कहते हैं, जिसकी लंबाई दोस्तों 10 से 12 सेमी पाई जाती है। बात करें दोस्तों गर्भाशय यानी बच्चादानी की, तो भ्रूण का परिवर्धन स्थल जो होता है, यानी भ्रूण का जो पालन पोषण जो होता है, भरण पोषण, जो भ्रूण जो विकास करता है, वो सारी चीज़ कहाँ होती है दोस्तों, गर्भाशय में। फिर इसका आकार दोस्तों उल्टी नाशपाती के जैसा होता है। इसी का अगला भाग है दोस्तों बार्थोलिन ग्रंथि। और अंतिम पार्ट है दोस्तों आपका योनि, जिसे दोस्तों हम बाह्य जननांग कहते हैं, वेजाइना जिसे हम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इन सारे अंगों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला अंग है दोस्तों आपका अंडाशय। और अंडाशय का फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अंडाशय में पाई जाने वाली अंडजनन कोशिकाएं या oogonia से असूत्री विभाजन द्वारा दोस्तों 4 संरचनाएं बनती हैं, परंतु अंडाणु के रूप में केवल एक ही परिपक्व होती है, शेष ध्रुवीयकाएं कहलाती हैं। आगे बात करें दोस्तों, अंडाशय में पाई जाने वाली ग्राफियन फॉलिकल द्वारा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का जो है उत्पादन किया जाता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है महिलाओं में जो है दोस्तों स्तन ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियों का विकास, जननांगों का विकास, सुंदरता, आवाज़ पतली होना, इन सभी लक्षणों को जो है नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला है दोस्तों पॉइंट कि अंडाशय को डिम्ब ग्रंथियां भी कहते हैं। ये बादाम के आकार के होते हैं। अंडाशय जो होते हैं इन्हें डिम्ब ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्रारंभ आकार होता है दोस्तों गुलाबी, बाद में ये सफ़ेद हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला है दोस्तों अंडवाहिनी। तो देखिए दोस्तों अंडवाहिनी का कार्य क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो यह नलिका अंडाशय से चलकर गर्भाशय तक जाती है। ये रही दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बार, ये आपका अंडाशय है, यहाँ से नलिका चली ये वाली, यहाँ ये गर्भाशय है आपका, तो यहाँ तक ये आती है। तो ये है दोस्तों आपकी अंडवाहिनी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अंडवाहिनी का अंडाशय के पास वाला भाग जो है दोस्तों कीपक के जैसा होता है, जिसे दोस्तों इनफंडिबुलम कहते हैं। इस स्थान पर दोस्तों दागी जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों फिब्री। और फिब्री का कार्य क्या है दोस्तों, अंडाणु को अंडवाहिनी की ओर खींचना, अंडवाहिनी की तरफ खींचना। तो देखिए दोस्तों मैं आगे यहाँ पर आपके लिए समझा देता हूँ एक बार। जैसे कि ये है आपका अंडाशय और ये आपकी अंडे नलिका है दोस्तों, अंडवाहिनी है। तो ये इस जगह जो है दोस्तों, इस जगह यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस जगह जो है फिब्री जैसी संरचनाएं पाई जाती है। और ये होती किस प्रकार की है, तो ये मैं यहाँ पर आपके लिए समझा देता हूँ। जैसे कि ये आपका अंडाशय हुआ, ये आपकी अंडवाहिनी हुई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से ये संरचनाएं जो हैं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को कहते हैं दोस्तों फिब्री। और ये इसका आकार जो ऊपर से आप देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ये तो होती है दोस्तों फिब्री। और इनका ऊपर का जो हिस्सा होता है दोस्तों ये कटोरी नुमा, तो ये कटोरी नुमा जो भाग होता है दोस्तों इसे कहते हैं हम कीपक। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं फिब्रियों के द्वारा जो है दोस्तों जो अंडाणु होता है उसे दोस्तों अंडवाहिनी की तरफ जो है खींच लिया जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अंडवाहिनी में इस्थमस एवं इम्पला नामक स्थान पर संधि स्थल जो होता है, वहाँ पर दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की प्रक्रिया को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, निषेचन। तो ये सारी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब चलिए आगे बात करते हैं हम गर्भाशय की। तो देखिए दोस्तों निषेचन की क्रिया के बाद जो भ्रूण बनता है, यानी जो जाइगोट बनता है, भ्रूण गर्भाशय में। ठीक है दोस्तों, निषेचन जो होता है उसके बाद जो है जाइगोट बनता है। वो जाइगोट जो है भ्रूण उस अंडवाहिनी के द्वारा दोस्तों गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है, जो कि बाद में भ्रूण जो है बन जाता है। और भ्रूण जो है दोस्तों 9 महीने तक यहीं रहता है गर्भाशय में, यानी परिवर्धन माह जो इसका 9 महीने का होता है, ये आपको याद रखना है।
और इसमें आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपका गर्भाशय होता है इसके भीतर 3 स्तर पाए जाते हैं, यानी 3 परतें जो हैं पाई जाती हैं, जिसमें बाहरी परत जो है दोस्तों पेरीमेट्रियम, मध्य परत मायोमेट्रियम और आंतरिक परत जो है दोस्तों आपकी एंडोमेट्रियम कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, भ्रूण जो है आपका परिवर्धन गर्भाशय के आंतरिक परत, आंतरिक भित्ति यानी दोस्तों एंडोमेट्रियम के साथ जुड़कर होता है। जो भ्रूण का परिवर्धन होता है यानी जो उसका विकास होता है वो सारा का सारा एंडोमेट्रियम के साथ जुड़कर ही होता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, माँ बनने से पहले महिला में गर्भाशय का भार 50 ग्राम, माँ बनने के बाद 100 ग्राम हो जाता है। और अंतिम पॉइंट आपको याद रखना है गर्भाशय से रिलेटेड, कि गर्भाशय दूसरी ओर गिरवा या सर्विक्स के द्वारा योनि मार्ग में खुलता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। बात करें दोस्तों बार्लोथिन ग्रंथि की, तो बार्लोथिन ग्रंथि से निकला हुआ द्रव योनि मार्ग को चिकना बनाने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। और अंतिम पार्ट है दोस्तों मादा जनन अंग का आपका योनि यानी वेजाइना। तो देखिए दोस्तों, योनि का ऊपरी दाने जैसा भाग क्लाइटोरिस कहलाता है, जिसे महिले जो कि आपका महिला होता है, महिला का उत्तेजना बिंदु हम कहते हैं। इसे फीमेल पेनिस या जी स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। और महिला में मूत्र मार्ग व जन्म मार्ग अलग अलग होते हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, योनिच्छद यानी दोस्तों हाइमनी योनि का वह भाग है जो प्रथम मैथुन के द्वारा फट जाता है, जिसके कारण दोस्तों रक्तस्राव होता है। हाइमन का होना या ना होना कौमार्य या वर्जिनिटी का प्रमाण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हाइमन नहीं है तो दोस्तों वो स्त्री जो है या फिर जो मादा है यानी जो महिला है वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकती, उसके बच्चे नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, सारे पार्ट मैंने आपके लिए समझा दिए हैं और आपको वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। अब बात करेंगे दोस्तों कि जनन जो ये होता है इसकी क्रियाविधि यानी क्या क्या कार्य इसमें होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें चलती हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, महिला में लैंगिक परिपक्वता, मासिक चक्र यानी दोस्तों जिसे हम रज चक्र कहते हैं या नेचुरल साइकिल जैसे हम कहते हैं, इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है किससे दोस्तों, रज चक्र से। और मासिक धर्म के प्रारंभिक 4 से 5 दिन रक्तस्राव प्रावस्था होती है, जिसमें गर्भाशय का आंतरिक स्तर जो एंडोमेट्रियम होता है वो रक्त के साथ मिलकर योनि से बाहर आता है। और बाद में क्या होता है दोस्तों, मासिक चक्र सामान्यतः गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार हो जाता है यानी तैयार करता है। यानी दोस्तों ये जो चक्र चलता है पूरा, ये एक प्रकार का जो है गर्भाशय को गर्भाशय अवस्था के लिए तैयार करने वाला एक चक्र होता है। मासिक चक्र की अवधि दोस्तों 28 से 30 दिन होती है। और मासिक चक्र के मध्य में अर्थात 14 से 15वें दिन एक परिपक्व अंडाणु यानी दोस्तों अंडाणु जो है आपका अंडवाहिनी में आता है। और इस क्रिया को दोस्तों अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यह क्रिया दोस्तों किसके कारण होती है, LH हार्मोन के प्रभाव से होती है, यानी लैक्टोनाइजिंग हार्मोन जिसे हम कहते हैं। और आपको याद रखना है दोस्तों, मासिक चक्र के 11वें से 18वें दिन के मध्य अगर मैथुन क्रिया के द्वारा यदि शुक्राणु मादा के जनन मार्ग में मुक्त कर दिए जाएं तो शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की संभावना और गर्भ धारण की संभावना सर्वाधिक होती है। तो यही है दोस्तों जनन क्रिया आपकी। और मैं आपको बता दोस्तों, मैथुन क्रिया के द्वारा शुक्राणु असंख्य संख्या में मादा योनि मुक्त कर दिए जाते हैं, जो गति करते हुए अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं। तो ये पूरा जो है दोस्तों जनन क्रिया विधि होती है आपकी। अब इन्हीं के कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हम आगे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब शुक्राणु जो है दोस्तों, देखिए एक मिनट, यहाँ पर मैंने कोई दूसरा पार्ट तो नहीं हो गया, ये मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, शुक्राणु तक पहुंचकर शुक्राणु एक्रोसोम में पाए जाने वाले हाइल्यूरोनोडीज एंजाइम से अंडाणु के हाइल्यूरोनिक जो अम्ल होता है उस अम्ल से बने आवरण को भेदता है। यानी जो ये शुक्राणु होता है, ये यहाँ पर दोस्तों शुक्राणु नहीं होगा, ये अंडाणु होगा। सॉरी दोस्तों, ये तो आपका शुक्राणु ही होगा,
एक मिनट, ये तो आपका शुक्राणु, ये आपका अंडाणु होगा यहाँ तक, यहाँ दोस्तों ये शुक्राणु नहीं होगा, अंडाणु होगा, ठीक है। तो अंडाणु तक पहुंचकर शुक्राणु एक्रोसोम में पाए जाने वाले हाई हाई ल्यूरोनोडीज हाई ल्यूरोनीडेज एंजाइम से शुक्राणु के हाई ल्यूरोनिक अम्ल के बने आवरण को भेदता है, यानी उस अंडाणु को भेदने का कार्य करता है। और निषेचन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रित संलेत होते हैं। केंद्र संलेत यानी केंद्र जो है इनके मिल जाते हैं, ये एक प्रकार से इनका एक ही केंद्र बनता है निषेचन होने के बाद में। और अगुणित शुक्राणु यानी 22+X और 22+Y व अगुणित अंडाणु 22+X के संयोग से दो गुणित युग्मनज यानी 200 जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि मैं पहले आपके लिए बता चुका हूँ। और दो गुणित युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया जो है दोस्तों निषेचन यानी दोस्तों उर्वरीकरण जिसे हम कहते हैं, ये कहलाती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के स्टोमस में एम्फुला संधि के स्थल पर होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ एक बार आपको, ये रहा दोस्तों। तो ये जो स्थान होता है यहाँ पर ये होता है, ये अंडवाहिनी होती है, यहीं पर ये होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। युग्मनज को मानव जीवन की प्रथम कोशिका के नाम से जाना जाता है, यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं दोस्तों, यदि X गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो लड़की का जन्म यानी दोस्तों फीमेल में क्या होता है 44+XX, 44, 45 और 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि 22 गुणसूत्र शुक्राणु 22 गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो लड़के का जन्म होता है। जैसे मेल में 44 और X और 22, 44, 45, 46, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये होते हैं। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आए तो आप दोस्तों जो है वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके यानी रिवाइज करके देख सकते हो। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम। जाइगोट जो होता है दोस्तों आपका, जाइगोट में लगातार होने वाले समसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं दोस्तों, विदलन यानी क्लीवेज। और जाइगोट के बाद क्रम जो होता है दोस्तों वो आपका होता है मोरूला, फिर ब्लास्टूला आता है। जाइगोट बनने की क्रिया जो होती है, जाइगोट बनने के बाद की क्रिया जो होती है दोस्तों वो होती है मोरूला। मोरूला के बाद आता है दोस्तों आपका ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला, फिर उसके बाद दोस्तों न्यूरूला, फिर फेरिंग्यूला, फिर उसके बाद दोस्तों फीटस यानी शिशु अवस्था यानी शिशु का निर्माण हो जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, ब्लास्टूला अवस्था में युग्मनज गर्भाशय के आंतरिक स्तर जो होता है एंडोमेट्रियम उससे जुड़ जाता है, और इसे ही दोस्तों इम्प्लांटेशन यानी दोस्तों रोपण हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों समझ में आ रही होंगी। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है दोस्तों, तो आप वीडियो को रिवाइज करके भी समझ सकते हो। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। गर्भ की जांच करने की कुछ विधियां होती हैं। तो पहली है दोस्तों स्लाइड टेस्ट। तो ये क्या है दोस्तों, तो भ्रूण के चारों एक तरल पोषक पदार्थ पाया जाता है जिसे दोस्तों प्लेसेंटा यानी दोस्तों अपरा कहते हैं, जिससे HCG हार्मोन यानी दोस्तों ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है निकलता है। यह हार्मोन यदि महिला के मूत्र में पाया जाए तो गर्भावस्था की निश्चितता का प्रमाण है। और स्लाइड टेस्ट से भ्रूण के लिंग का पता नहीं चलता, इसमें केवल महिला के मूत्र की जांच की जाती है। तो बात करें दोस्तों लिंग परीक्षण की, तो ये भारत में गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों इसके कुछ पार्ट हैं, किस प्रकार से इसका जानकारी जो है लगा सकते हैं कि जो भ्रूण है वह लड़का है या लड़की। तो देखिए दोस्तों इसकी कुछ विधियां हैं। पहली है दोस्तों अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें दोस्तों ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसके परिणाम जो है कुछ ज़्यादा खास जो है ठीक नहीं होते, यानी मतलब जो है सटीक नहीं होते। इसका जो है हो भी सकता है नहीं भी, कुछ मतलब आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि लड़का है या लड़की। वहीं दोस्तों बात करें दूसरी विधि की एमनियोसेंटेसिस या ओलोवेदन की, तो भ्रूण के चारों ओर पाई जाने वाली एमनियोन झिल्ली से एमनियोटिक तरल निकालकर लिंग पता कर लिया जाता है। यह एकदम 200 सटीक विधि होती है।
तो ये दोनों विधियाँ आपको समझ में आई। चलिए दोस्तों, और कंटेंट आप देख रहे हो दोस्तों, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, केवल आप क्लास लेते रहिए, जो चीज़ें मैं आपके लेकर आ रहा हूँ वो आप फॉलो करते रहिए। इससे बाहर आपको कहीं पर भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा और कहीं आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि गर्भपात को चिकित्सीय भाषा में MTP यानी दोस्तों मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, जिसे सामान्य अवस्था में गर्भावस्था के 3 माह या 12 सप्ताह तक एक विशेष परिस्थिति में अदालत की इजाज़त से, ये दोस्तों आप छोड़ ही दीजिए, ये नहीं पूछा जाता, भ्रूण के चारों ओर पाया जाने वाला तरल पोषक पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? अपरा। और आगे बात करें दोस्तों, भ्रूण अपरा के माध्यम से श्वसन और उत्सर्जन की क्रियाएं जो हैं संपन्न होती हैं। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अपरा द्वारा कई प्रकार के हार्मोन जो हैं स्रावित किए जाते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों HCG यानी ह्यूमन कोरियोनल गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये क्या करता है दोस्तों? भ्रूण के जननांग बनाता है। एक होता है दोस्तों रिलैक्सिन, ये क्या करता है दोस्तों? प्यूबिक बंद जो है दोस्तों, प्रसव जो प्यूबिक बंद जो है उसे चौड़ा करके प्रसव में सहायता करता है। एक होता है दोस्तों आपका HPL हार्मोन यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह हार्मोन माँ की स्तन ग्रंथियाँ विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, इनका जो महिला मानव का जो गर्भकाल होता है वो लगभग लगभग दोस्तों 280 290, कहीं आपको 285 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 280 से 85 के समथिंग इतना ही होता है। और कहीं कहीं पर दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ग्रुप डी 2018 के वहाँ पूछा गया था, तो ये वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया गया था 275। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका हो सकता है, लेकिन इन तीनों में कोई एक ही देगा। लेकिन फिर भी अगर ये तीनों आपको मिले तो आपको केवल 280 ही करना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों देखिए, स्तनधारियों में सर्वाधिक गर्भकाल जो है हाथी का और सबसे कम चूहे का 21 से 24 दिन। हाथी का लोगों दोस्तों 600 दिन के समथिंग होता है। आगे बात करें दोस्तों, गर्भावधि के समापन पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन भ्रूण की जनन मार्ग में क्रमानुकुंचन गति को नियंत्रित करता है। अतः ऑक्सीटोसिन को प्रसव हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसे ही दोस्तों हम प्रसव हार्मोन कहते हैं, जो भ्रूण का अपरा से संबंध गर्भनाल या दोस्तों गर्भनाल के द्वारा ही होता है, जिसे दोस्तों प्रसव के बाद काट दिया जाता है। जो आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका भ्रूण है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक ये नली सी नलका जो निकलती है, जो माँ के गर्भ से जो है दोस्तों जुड़ा होता है, इसी के द्वारा इसी से भ्रूण का पोषण होता है। तो क्या होता है दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है तो इसे काट दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम नार बोलते हैं, नाल बोलते हैं, नाल। जैसे जमीन में कोई कहीं इस प्रकार से गाड़ देते हैं, पता नहीं कुछ करते हैं दोस्तों, तो बाकी सारी चीज़ आप समझ सकते हो। अब चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, प्रसव के बाद माँ द्वारा प्रथम त्यागा गया प्रथम दुग्ध कोलेस्ट्रॉल यानी कीस कहलाता है, जो शिशु के लिए दोस्तों अत्यधिक पोषक होता है। माँ के दूध में IgA प्रतिरक्षी जो है पाए जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट है, आपको याद रखना है कि यदि अंडोत्सर्ग के बाद निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो मासिक चक्र की रक्तस्राव प्रावस्था में गर्भाशय का एंडोमेट्रियम रक्त के साथ मिलकर जो है बाहर जाने पर शेष बचा पीले रंग का भाग कार्पस लुटियम कहलाता है, जिसे दोस्तों हम पीट पिंड कहते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूछे नहीं जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही वादा किया है दोस्तों, प्रॉमिस किया है कि एक भी पॉइंट आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर ने आपने 2022 का अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देखा हो तो बहुत अच्छे लेवल की साइंस वहाँ पर पूछी गई थी। तो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुक्त करता है, जो पुनः गर्भावस्था की मरम्मत करके गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। इसलिए दोस्तों प्रोजेस्टेरोन को गर्भ धारण
करने वाला हार्मोन भी कहते हैं, गर्भ का निर्धारण करने वाला। चलिए दोस्तों, कुछ पॉइंट और बचे हैं। देखिए दोस्तों, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब एक आता है दोस्तों, गर्भ निरोधक के उपाय, या गर्भ निरोधक के जो है गर्भ निरोधक के जो उपाय होते हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा जो है ग्रुप डी 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं। ये मान लीजिए दोस्तों, हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसके दो उपाय होते हैं, तो अस्थायी उपाय और एक होता है स्थायी उपाय। तो बात करें दोस्तों अस्थायी उपाय की, तो सबसे सामान्य जो होता है दोस्तों, ये होता है कंडोम या निरोध। दूसरा होता है दोस्तों कॉपर टी। ये क्या होता है दोस्तों, तांबे की बनी टी की संरचना, जिसे दोस्तों गर्भाशय की ग्रीवा में लगा दिया जाता है। यह क्या करता है दोस्तों, शुक्राणु की गतिशीलता को समाप्त कर देती है। और एक आईयूडी, यानी दोस्तों इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो है, इसे हम कहते हैं। ये करता क्या है दोस्तों, कॉपर टी शुक्राणु की गतिशीलता को समाप्त कर देता है। एक होता है दोस्तों गर्भाशय टोपी, और अगला है दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियां। इनका आविष्कार दोस्तों पिकनस ने किया। यह एक मौखिक उपाय, यानी मुंह के द्वारा ये गोलियां ली जाती हैं। और गर्भ निरोधक गोलियों में अकेला एस्ट्रोजन अथवा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का मिश्रण जो है दोस्तों दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। और इनका निर्माण दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों कैलिफोर्निया में जो है किया गया था, स्टेफनी पेज के द्वारा। डॉक्टर स्टेफनी पेज थे, उनके द्वारा ये किया गया था। बाकी आप यहाँ पर ये खास ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी याद कर लेना कि विश्व की प्रथम पुरुषों द्वारा ली जाने वाली गोली कौन सी है दोस्तों, DMAU। पहली गर्भ निरोधक गोली है दोस्तों ये DMAU। तो ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों बात करें हम स्थायी उपाय की, एक तो होती है दोस्तों पुरुष नसबंदी, एक महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी को कहते हैं दोस्तों वैसेक्टोमी, महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या है दोस्तों, शुक्र वाहिनी को काट कर गांठ लगा देना। वहीं दोस्तों ट्यूबेक्टोमी क्या कहते हैं दोस्तों, अंड वाहिनी को काट कर गांठ लगा देना। अगला है दोस्तों बच्चेदानी या गर्भाशय को ऑपरेशन के द्वारा निकाल देना, इसे कहते हैं दोस्तों हम हिस्टेक्टोमी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। एक होता है दोस्तों IVF, यानी पात्र निषेचन या पर्सनली शिशु तकनीक जो होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं दोस्तों। इसी के बारे में हम आगे समझेंगे। ये आपका लास्ट पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों आपका जितना भी जनन तंत्र है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तकनीक का जन्म जो है इंग्लैंड के एडवर्ड व स्टेप्टो हैं, जन्मदाता हैं दोस्तों ये। इनका इस तकनीक का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, इंग्लैंड में। और किसके द्वारा, एडवर्ड व स्टेप्टो के द्वारा। और आपको याद रखना है दोस्तों, विश्व के प्रथम पर्कनली शिशु का नाम लुइस जॉय ब्राउन है, जिसका वैज्ञानिक एडवर्ड व स्टेप्टो के निर्देशन में जो है इसका जन्म हुआ था। कब हुआ दोस्तों, 28 जुलाई 1978 को। वहीं भारत में बात करें तो प्रथम पर्कनली शिशु का नाम जो है दोस्तों अनुप्रिया अग्रवाल या दुर्गा अग्रवाल जिसे हम कह सकते हैं। और इसका जन्म जो है दोस्तों कोलकाता में 3 अक्टूबर 1978 को सुभाष चंद्र मुखोपाध्याय जो है डॉक्टर, उनके निर्देशन में इसका जन्म हुआ। और भारत में प्रमाण के रूप में पर्सनली शिशु का नाम जो है वो है दोस्तों हर्षा चावड़ा, जिसका जन्म दोस्तों 6 अगस्त 1986 को मुंबई के डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के निर्देशन में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आपको सॉरी दोस्तों याद रही होंगी दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा, कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, अंतिम पार्ट है उसे भी देख लेते हैं। एक होता है दोस्तों जिफ्ट, ये विधि होती है दोस्तों, तकनीक होती है। तो देखिए जाइगोट जिफ्ट का फुल फॉर्म है दोस्तों जाइगोट इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफर। इस विधि में शुक्राणु अंडाणु को प्रयोगशाला में निषेचित करवाकर युग्मनज को अंडवाहिनी में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये होती है जिफ्ट। और गिफ्ट क्या है दोस्तों, गैमेट इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफर।
इस विधि में युग्मक या शुक्राणु अथवा जिसे हम स्पर्म कहते हैं, इसको अंडवाहिनी में कृत्रिम रूप से मुक्त कर दिया जाता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, यदि महिला का गर्भाशय गर्भ धारण के लिए उपयुक्त ना हो तो इस दशा में महिला के अंडाणु पति के शुक्राणु लेकर प्रयोगशाला में इनका निषेचन करवाकर युग्मनज को अन्य महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इससे दूसरी महिला को दोस्तों सैरोगेटर मदर कहते हैं और इस प्रक्रिया को सैरोगेसी प्रक्रिया कहते हैं। और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वीर्य को -196 डिग्री सेंटीग्रेड तरल नाइट्रोजन में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये आपकी सारी जो है दोस्तों जनन तंत्र था, सारे पार्ट मैंने आपके लिए कंप्लीट करवा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।